एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 7 के सब्जेक्ट क्लास 7 फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबीइंग में द बॉल प्रोग्रेशन गेम चैप्टर को कामली समझेंगे। अगर नोटबुक पास है तो यूजफुल रहेगा, लेकिन आप सिंपली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। हम सेटअप, पेयर्स, मार्कर्स, पासिंग एंड कैचिंग, मूवमेंट, टीम वर्क, सर्कल टाइम और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। बिल्कुल। इस चैप्टर को सिर्फ रूल्स की लिस्ट की तरह मत सुनना, एक खेल की तरह इमेजिन करो जहां दो स्टूडेंट्स बॉल पास करते हैं और हर सक्सेसफुल कैच एंड पास के बाद मार्कर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुककर सोचो, इसमें केवल बॉल स्किल चाहिए या पार्टनर के साथ सही तालमेल भी चाहिए? तुम्हारा आंसर होना चाहिए दोनों। बॉल प्रोग्रेशन गेम का सेंट्रल आइडिया है फिजिकल एक्टिविटी को टीम वर्क के साथ जोड़ना। चैप्टर कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और बॉल हैंडलिंग एबिलिटीज को डेवलप करने पर फोकस करता है। यानी स्टूडेंट को बॉल कंट्रोल करना है, पार्टनर के साथ कोऑपरेट करना है और मार्कर्स की पाथवे पर आगे बढ़ना है। और गेम का नाम भी एक क्लू देता है। प्रोग्रेशन का मतलब है आगे बढ़ना। पैर केवल वहीं खड़े होकर बॉल एक्सचेंज नहीं करती। कैच और पास ठीक होने के बाद दोनों स्टूडेंट्स नेक्स्ट मार्कर की ओर मूव करते हैं। इसलिए एक्टिविटी में पासिंग, कैचिंग और मूवमेंट एक कनेक्टेड सीक्वेंस बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट। अगर पूछा जाए कि बॉल प्रोग्रेशन गेम क्या डेवलप करता है, तो 3 कीवर्ड्स याद रखो: कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और बॉल हैंडलिंग। साथ में ये भी लिख सकते हो कि एक्टिविटी स्टूडेंट्स को मार्कर्स के अलॉन्ग मूव करते हुए बॉल पास करने का अवसर देती है। यही डेफिनेशन और पर्पस का स्ट्रॉन्ग आंसर फ्रेम है। चलो क्विक चेक। अगर कोई स्टूडेंट बॉल पकड़ तो ले, लेकिन पार्टनर के साथ टाइमिंग ना मिलाए, तो क्या गेम का पूरा पर्पस अचीव होगा? सोचो, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एक्शन इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह नहीं। कैच करना यूजफुल है, लेकिन गेम में पार्टनर के साथ पास करना और फिर दोनों का आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसलिए कोऑर्डिनेशन का अर्थ है एक्शंस को सही समय और सही क्रम में मिलाना। चैप्टर का लर्निंग आउटकम केवल बॉल फेंकना नहीं, बल्कि साथ मिलकर प्रोग्रेस करना है। अब हम आइडिया से एक्चुअल प्लेइंग एरिया की तरफ चलते हैं। इमेजिन करो, प्लेग्राउंड पर एक साफ रेक्टेंगुलर स्पेस बना है। अगर एरिया सही तरह से तैयार ना हो, तो मूवमेंट और मार्कर्स का सीक्वेंस कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए सेटअप को ध्यान से समझना पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। प्लेइंग स्पेस के लिए प्लेग्राउंड पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाता है। इसकी लेंथ 20 मीटर्स और विड्थ 10 मीटर्स होती है। ये मेजरमेंट एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आ सकती है। इसे ऐसे याद करो: लंबाई 20, चौड़ाई 10। दोनों नंबर्स को रटना नहीं है। मैं यहाँ एक कॉमन मिस्टेक पकड़ती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स 20/10 को बस कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया समझ लेते हैं और लेंथ तथा विड्थ मेंशन नहीं करते। आंसर में साफ लिखो कि रेक्टेंगल 20 मीटर्स लॉन्ग और 10 मीटर्स वाइड है। मेजरमेंट के साथ यूनिट भी लिखना है। रेक्टेंगल बनने के बाद मार्कर्स रेगुलर इंटरवल्स पर प्लेस किए जाते हैं। ये मार्कर्स गेम की पाथवे बनाते हैं। सोर्स में मार्कर्स को सेंटर लाइन से अरेंज करने की बात है। इसलिए मार्कर्स केवल डेकोरेशन नहीं है, वे पेयर की प्रोग्रेशन और नेक्स्ट डेस्टिनेशन को गाइड करते हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो, मार्कर्स का काम क्या है? बॉल को टारगेट तक फेंकना नहीं, बल्कि पैर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की दिशा देना। हर सक्सेसफुल एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट मार्कर एक क्लियर डेस्टिनेशन बन जाता है। यही वजह है कि रेगुलर इंटरवल्स गेम को व्यवस्थित रखते हैं। अब स्टूडेंट्स को पेयर्स में डिवाइड किया जाता है। पेयर का मतलब है दो स्टूडेंट्स की वर्किंग यूनिट। गेम की बेसिक एक्शन भी पेयर के अंदर होती है। एक स्टूडेंट पास करता है, पार्टनर कैच करके वापस थ्रो करता है। इसलिए पेयरिंग टीम वर्क की शुरुआत है, कोई अलग एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं। लेकिन सभी पेयर्स एक साथ एक्टिव नहीं होते। एक समय पर 3 पेयर्स गेम खेलते हैं, जबकि बाकी पेयर्स एंड लाइन के पीछे मार्कर्स पर अपनी टर्न का इंतजार करते हैं। इससे एक्टिविटी में ऑर्डर रहता है और हर पेयर को खेलने का अवसर मिलता है। ईच पेयर सेंटर लाइन के नियरेस्ट मार्कर से स्टार्ट करती है। दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ये स्टार्टिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रेशन सेंटर लाइन के पास से शुरू होकर मार्कर्स की डायरेक्शन में आगे जाती है। एग्जाम आंसर में स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ना नहीं। तो सेटअप को सीक्वेंस में बोलो। पहले 20/10 मीटर्स का रेक्टेंगल, फिर सेंटर लाइन से रेगुलर इंटरवल्स पर मार्कर्स,
फिर स्टूडेंट्स की पेयर्स और एक समय पर 3 एक्टिव पेयर्स। बाकी पेयर्स एंड लाइन के पीछे मार्कर्स पर वेट करती हैं। क्या तुम यह सीक्वेंस नोटबुक में बिना देखे लिख सकते हो? यही एक्टिव रिकॉल है। पहले खुद आंसर बनाओ, फिर चेक करो। सेटअप का पर्पस सेफ और ऑर्गेनाइज मूवमेंट सपोर्ट करना है, लेकिन सोर्स के एग्जैक्ट फैक्ट्स पर टिके रहो। अपनी तरफ से मैदान की एक्स्ट्रा डायमेंशंस, मार्कर काउंट या कोई एडिशनल इक्विपमेंट मत जोड़ना, क्योंकि वे चैप्टर में दिए नहीं गए हैं। अब आते हैं एक्चुअल प्ले पर। पैर सेंटर लाइन के नियरेस्ट मार्कर पर आमने सामने खड़ी है। बॉल एक स्टूडेंट के पास है। वह बॉल पार्टनर को पास करता है। पार्टनर उसे कैच करता है और फिर बॉल वापस थ्रो करता है। इस पहले एक्सचेंज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे की मूवमेंट इसी से जुड़ी है। जब कैच और पास वेल एग्जीक्यूटेड हो, तब दोनों स्टूडेंट सेकंड मार्कर की ओर मूव करते हैं, यानी सक्सेसफुल एक्शन के बाद मूवमेंट आता है। केवल बॉल वापस आ जाने से प्रोग्रेशन नहीं होगी, कैच और पास का एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए। ये कंडीशन आंसर में बहुत क्लियरली लिखना। और मूवमेंट सिर्फ एक बार नहीं होती। आफ्टर एवरी थ्रो एंड कैच स्टूडेंट्स मार्कर के डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हर थ्रो के बाद मूव करना है या थ्रो और कैच दोनों कंप्लीट होने के बाद? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सही समझ ये है कि थ्रो एंड कैच का एक्सचेंज कंप्लीट होने के बाद पैर आगे बढ़ती है। सोर्स सक्सेसफुल कैच एंड पास के बाद मूवमेंट बताता है, इसलिए इनकम्प्लीट या अनसक्सेसफुल एक्सचेंज को ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस का रीजन मत लिखना। एग्जाम पॉइंट, एक्शन और मूवमेंट का सीक्वेंस मेंटेन करो। मान लो पैर ने बॉल पास की, पार्टनर ने कैच की, फिर बॉल वापस थ्रो की। अब दोनों नेक्स्ट मार्कर की ओर मूव करेंगे। वहां फिर वही पैटर्न दोहराया जाएगा। पास, कैच, रिटर्न थ्रो, मूवमेंट। ये रिपीटिंग रिदम गेम को सिंपल भी बनाती है और कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस भी कराती है। ध्यान रहे, पेयर का लक्ष्य सिर्फ बॉल को आगे पीछे भेजना नहीं है। मेन गोल है फाइनल मार्कर तक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एडवांस करना। इस लाइन से चैप्टर का डीपर मीनिंग समझ आता है। बॉल एक्सचेंज मीन्स स्किल प्रैक्टिस और मार्कर तक बढ़ना मीन्स शेयर्ड प्रोग्रेस। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि जो स्टूडेंट बॉल होल्ड कर रहा है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट पास करता है, दूसरा कैच करके वापस थ्रो करता है और दोनों मूव करते हैं। दोनों पार्टनर्स की पार्टिसिपेशन से ही पेयर प्रोग्रेस करती है। बिल्कुल, रोल्स एक्सचेंज में जुड़े हुए हैं। पास करने वाले को पार्टनर की पोजीशन और रेडीनेस देखनी है, और रिसीवर को बॉल पर ध्यान देकर कैच करना है, फिर रिटर्न थ्रो करना है। सोर्स डिटेल्ड थ्रोइंग टेक्निक नहीं देता, इसलिए आंसर में अनसपोर्टेड टेक्निकल स्टेप्स जोड़ने के बजाय गिवन सीक्वेंस लिखो। चलो एक रिकॉल चेक। पैर कहाँ से स्टार्ट करती है और सक्सेसफुल कैच एंड पास के बाद कहाँ जाती है? पहले मन में आंसर दो, स्टार्टिंग मार्कर और नेक्स्ट डेस्टिनेशन दोनों बताने हैं। आंसर, पेयर सेंटर लाइन की नियरेस्ट मार्कर से स्टार्ट करती है और वेल एग्जीक्यूटेड कैच एंड पास के बाद सेकंड मार्कर की ओर मूव करती है। इसके बाद हर थ्रो एंड कैच के बाद मार्कर की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है। यही मूवमेंट सीक्वेंस शॉर्ट आंसर में बहुत यूजफुल है। अब कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डीपर समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ यह है कि पास, कैच और मूवमेंट आपस में मैच हो। अगर स्टूडेंट बिना देखे पास करे या पार्टनर रेडी होने से पहले मूव करे, तो पैर का रिदम टूट सकता है। इसलिए दोनों को अटेंटिव और रिस्पॉन्सिव रहना होता है। कोऑर्डिनेशन केवल शरीर की मूवमेंट नहीं, बल्कि पार्टनर्स के एक्शंस का कनेक्शन भी है। बॉल सही तरह से रिसीव हो, वापस थ्रो हो, और उसके बाद दोनों एक साथ नेक्स्ट मार्कर की ओर जाएं। इस एक्टिविटी में फिजिकल कोऑर्डिनेशन और पार्टनर कोऑर्डिनेशन साथ काम करते हैं। और बॉल हैंडलिंग एबिलिटीज का अर्थ है बॉल के साथ काम करने की क्षमता। इस चैप्टर में इसका प्रैक्टिकल रूप पासिंग और कैचिंग है। हमें फैंसी स्किल्स इन्वेंट नहीं करनी है। जो क्लियरली दिया है उसी से समझो कि रिपीटेड एक्सचेंज स्टूडेंट्स को बॉल हैंडल करने का अभ्यास देता है। एग्जाम आंसर में कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स बॉल पास और कैच करते हुए मार्कर्स की ओर एक साथ मूव करते हैं। इससे उनके एक्शंस में तालमेल बनता है। टीम वर्क एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि पेयर मिलकर फाइनल मार्कर तक पहुंचती है और टर्न के बाद नेक्स्ट पेयर को बॉल देती है। एक छोटा सवाल, अगर कैच सक्सेसफुल है लेकिन दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े, तो क्या कोऑर्डिनेशन दिखेगी?
नहीं, सक्सेसफुल कैच अकेला इनफ नहीं है। पैर को शेयर्ड डायरेक्शन और कॉमन मूवमेंट मेंटेन करनी है। ये पॉइंट मिस मत करना। सही गेम का डिजाइन ही इस तरह है कि पार्टनर्स इंडिविजुअली नहीं, जॉइंटली आगे बढ़े। इसलिए चैप्टर में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क साथ साथ आते हैं। फिजिकल स्किल तब मीनिंगफुल बनती है जब स्टूडेंट उसे पार्टनर के साथ अप्लाई करता है। अब टीम वर्क पर आते हैं। टीम वर्क का मतलब है मिलकर एक गोल की तरफ काम करना। यहाँ पैर का शेयर्ड गोल फाइनल मार्कर तक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पहुंचना है। कोई एक पार्टनर अकेले गेम कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि पास, कैच और मूवमेंट दोनों की पार्टिसिपेशन से चलते हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि टीम वर्क स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन डेली एक्टिविटीज और दूसरों के साथ इंटरेक्शंस में भी वैल्यूबल है। इसलिए गेम फिजिकल एजुकेशन के साथ सोशल लर्निंग भी देता है। ये केवल एक्सरसाइज नहीं, वेल बीइंग और ग्रुप पार्टिसिपेशन का अनुभव है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को गेम में कैसे पहचानोगे? जब पार्टनर्स अपने एक्शंस को समझते और कोऑर्डिनेट करते हैं, तब कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है। सोर्स कोई फिक्स्ड स्पोकन कमांड नहीं देता, इसलिए आंसर में कोई इन्वेंटेड कॉल या रूल मत लिखना। बस कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को आउटकम की तरह एक्सप्लेन करना। एक और इम्पॉर्टेंट आउटकम कॉन्फिडेंस है। चैप्टर के अनुसार फन एनवायरनमेंट में इन स्किल्स की प्रैक्टिस बेहतर परफॉर्मेंस और एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस ला सकती है। यहाँ कॉज समझो। प्रैक्टिस से कोऑर्डिनेशन और बॉल हैंडलिंग इंप्रूव होते हैं और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को अपनी एबिलिटी पर भरोसा दे सकती है। अब मिनी रिकैप। गेम स्टूडेंट्स को फिजिकली एक्टिव रखता है, बॉल हैंडलिंग का अभ्यास देता है, पैर वर्क कराता है और कम्युनिकेशन तथा कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है। अगर क्वेश्चन हो कि ये एक्टिविटी क्यों यूजफुल है, तो आंसर में फिजिकल स्किल्स और सोशल स्किल्स दोनों लिखना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। एक्टिविटी का पर्पस, प्लेइंग स्पेस, पेयर्स, एक्टिव टर्न्स और कोऑर्डिनेशन। आगे हम गेम के एंड सीक्वेंस और सर्कल टाइम एक्टिविटी को जोड़ेंगे। नोटबुक में अभी 3 हेडिंग्स बना लो: सेटअप, प्ले सीक्वेंस और लर्निंग आउटकम्स। पैर जब फाइनल मार्कर तक पहुंचती है, तब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1 सेकेंड सोचो। क्या वही पैर वहीं रुककर फिर से शुरू करती है, या बॉल किसी और को देती है? फाइनल मार्कर पर पहुंचने के बाद पेयर बॉल को नेक्स्ट पेयर को पास करती है, जो अपनी टर्न के लिए वेटिंग होती है। इसके बाद साइकिल जारी रहती है जब तक हर पेयर को खेलने का अपॉर्चुनिटी न मिल जाए। यही व्यवस्था पार्टिसिपेशन और टर्न टेकिंग दोनों सुनिश्चित करती है। ध्यान दो, फाइनल मार्कर तक पहुंचना गेम का एंड नहीं, बल्कि टर्न ट्रांसफर का पॉइंट है। पेयर अपनी प्रोग्रेस कंप्लीट करके नेक्स्ट पेयर को शामिल करती है। इस स्ट्रक्चर से वेटिंग स्टूडेंट्स भी एक्टिविटी का हिस्सा बने रहते हैं, क्योंकि वे मार्कर्स के पीछे अपनी टर्न के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि गेम कब तक चलता है, तो प्रिसाइज आंसर है गेम तब तक चलता है जब तक प्रत्येक पैर को अपनी टर्न ना मिल जाए। केवल ये मत लिखना कि गेम फाइनल मार्कर पर खत्म होता है। फाइनल मार्कर के बाद बॉल नेक्स्ट पैर को पास होती है। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। प्रोग्रेशन पैर की मूवमेंट है और रोटेशन पूरी क्लास की पार्टिसिपेशन। पैर मार्कर्स पर आगे बढ़ती है, क्लास में नेक्स्ट पैर को टर्न मिलती है। दोनों आइडियाज को मिक्स करोगे तो आंसर अनक्लियर हो जाएगा। अब सोर्स में दी गई सर्कल टाइम एक्टिविटी पर आते हैं, जिसका नाम है फील द मसल। स्टूडेंट सर्कल में खड़े होकर थ्रोइंग स्टांस लेते हैं, फिर लेग्स की मसल्स को जेंटली टच करके फील करते हैं कि वे टाइट हैं या सॉफ्ट। एक्टिविटी बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने पर ध्यान देती है। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि टीचर से मसल का नाम पूछो और उसे लिखो। एक्टिविटी पेयर्स में भी की जा सकती है, जहां पार्टनर एक्शन करते समय टाइटन होने वाली मसल्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट भी जरूरी है। थ्रोइंग स्टांस के दौरान स्टूडेंट्स अपर और लोअर बॉडी की मसल्स में डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोर्स स्पेसिफिकली पूछता है कि बॉल थ्रो और रिसीव करते समय क्या अलग मसल्स महसूस हुई। इसे एक्टिविटी बेस्ड रिफ्लेक्शन समझो, कोई फिक्स्ड मसल लिस्ट नहीं। एग्जाम में अगर सर्कल टाइम पर क्वेश्चन आए, तो 3 बातें लिख सकती हो: सर्कल में स्टैंड करना और थ्रोइंग स्टैंस लेना, लेग्स की मसल्स को जेंटली फील करना
और टीचर या पार्टनर की मदद से मसल आइडेंटिफाई करना। अपनी तरफ से मेडिकल एक्सप्लेनेशन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रखो। एक्टिविटी करते समय पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स को फोरआर्म और अदर मसल्स ऑब्जर्व करने के लिए एनकरेज करते हैं। साथ ही जेंडर सेंसिटिविटी पर एम्फेसिस रहता है। यह फिजिकल एजुकेशन में रिस्पेक्टफुल पार्टिसिपेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मैं पूछती हूँ, फील्ड मसल एक्टिविटी का फोकस केवल जीतना है? नहीं, इसका फोकस है एक्शन के दौरान बॉडी में होने वाले चेंजेस को नोटिस करना। थ्रोइंग और रिसीविंग के समय मसल्स की अवेयरनेस स्टूडेंट्स को अपने मूवमेंट को समझने में मदद करती है। सही। मेन गेम जहां कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और बॉल हैंडलिंग प्रैक्टिस कराता है, वहीं सर्कल टाइम बॉडी अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन जोड़ता है। दोनों एक्टिविटीज मिलकर फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग को केवल खेल का परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि शरीर और दूसरों के प्रति अवेयरनेस भी बनाती हैं। अब एक्टिव रिकॉल राउंड करते हैं। बिना पीछे जाए बताओ, प्लेइंग एरिया की डायमेंशंस क्या है? मार्कर्स कहाँ प्लेस होते हैं? और एक समय पर कितनी पेयर्स प्ले करती हैं? तीनों आंसर्स को एक साथ मन में बोलो। एक्सपेक्टेड आंसर है रेक्टेंगल 20 मीटर्स लॉन्ग और 10 मीटर्स वाइड होता है। मार्कर सेंटर लाइन से रेगुलर इंटरवल्स पर प्लेस होते हैं और 3 पेयर्स एक समय पर प्ले करती हैं। बाकी पेयर्स एंड लाइन के पीछे मार्कर्स पर वेटिंग पोजीशन में रहती हैं। अब सीक्वेंस रिकॉल करो। स्टार्ट कहाँ से? पहला एक्शन क्या? पार्टनर क्या करता है? फिर पैर कब मूव करती है? और फाइनल मार्कर पर क्या होता है? इस पूरे चेन को अपने वर्ड्स में बोलना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में सीक्वेंस की क्लैरिटी मार्क्स दिला सकती है। सीक्वेंस ये है। पेयर सेंटर लाइन के नियरेस्ट मार्कर पर आमने सामने खड़ी होती है। बॉल होल्डिंग स्टूडेंट पार्टनर को पास करता है। पार्टनर कैच करके बॉल वापस थ्रो करता है। वेल एग्जीक्यूटेड एक्सचेंज के बाद दोनों नेक्स्ट मार्कर की ओर मूव करते हैं। फाइनल मार्कर पर बॉल नेक्स्ट पेयर को दी जाती है। अगर तुम्हें किसी एग्जैक्ट डाउट, जैसे 3 पेयर्स क्यों या मूवमेंट किस पॉइंट पर होती है, पर तुरंत प्रैक्टिस चाहिए, तो एडजी में उसी डाउट को एआई ट्यूटर से पूछकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। लेकिन अभी आंसर पहले खुद बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन से वेरीफाई करो। बहुत अच्छा लर्निंग हैबिट है। पहले रिकॉल, फिर करेक्शन। इससे रोट मेमोराइजेशन पर डिपेंडेंस कम होती है और सीक्वेंस सच में समझ आता है। अब एक डिस्टिंक्शन, बॉल को पास करना और बॉल को कैच करना अलग एक्शंस हैं, जबकि प्रोग्रेशन इन एक्शंस के सक्सेसफुल एक्सचेंज के बाद होने वाली मूवमेंट है। कॉमन कंफ्यूजन 1, क्या वेटिंग पेयर्स खेल से बाहर हैं? नहीं, वे मार्कर्स के पीछे एंड लाइन पर अपनी टर्न का इंतजार कर रही हैं। कॉमन कंफ्यूजन 2, क्या एक पेयर अकेले फाइनल मार्कर तक जाती है? नहीं, दोनों स्टूडेंट्स साथ मूव करते हैं। कॉमन कंफ्यूजन 3, क्या गेम केवल पासिंग है? नहीं, मूवमेंट और टर्न ट्रांसफर भी है। कॉमन कंफ्यूजन 4, क्या मार्कर्स रैंडम जगह रखे जाते हैं? सोर्स रेगुलर इंटरवल्स और सेंटर लाइन से प्लेसमेंट बताता है। कॉमन कंफ्यूजन 5, क्या डायमेंशंस 20/10 बिना यूनिट्स लिखना इनफ है? बेहतर आंसर में मीटर जरूर लिखो। एग्जाम पॉइंट, छोटे फैक्ट्स में भी प्रिसिशन रखो। एक और चेक, अगर पार्टनर ने बॉल कैच की लेकिन रिटर्न थ्रो नहीं किया, तो क्या पेयर को नेक्स्ट मार्कर पर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि सोर्स मूवमेंट को वेल एग्जीक्यूटेड कैच एंड पास से जोड़ता है। एक्शन का पूरा पेयर कंप्लीट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। आंसर राइटिंग में लॉजिकल कनेक्टर्स यूज करो। पहले, उसके बाद, फिर और अंत में। इससे एग्जामिनर को गेम का क्रम साफ दिखाई देता है, लेकिन कनेक्टर्स के साथ फैक्ट्स भी प्रिसाइज रहें। नियरेस्ट मार्कर, पार्टनर को पास, कैच करके वापस थ्रो, नेक्स्ट मार्कर की ओर मूवमेंट, फिर नेक्स्ट पेयर। अब लाइकली क्वेश्चन पैटर्न्स देखो। पूछा जा सकता है, बॉल प्रोग्रेशन गेम का पर्पस एक्सप्लेन करो। दूसरा, प्लेइंग एरिया और प्रिपरेशन लिखो। तीसरा, गेम कैसे खेला जाता है स्टेप्स में बताओ। चौथा, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन इस एक्टिविटी में कैसे डेवलप होते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए अलग अलग आंसर फ्रेम्स तैयार रखो। पर्पस क्वेश्चन के लिए लिखो कि यह फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और बॉल हैंडलिंग एबिलिटीज इंप्रूव करती है। सेटअप क्वेश्चन में रेक्टेंगल, डायमेंशंस, रेगुलर मार्कर्स, पेयर्स और 3 एक्टिव पेयर्स लिखो।
स्टेप्स क्वेश्चन में स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल मार्कर तक पूरा एक्शन सीक्वेंस लिखो। टीम वर्क वाले आंसर में केवल टीम वर्क शब्द लिखकर मत छोड़ना। एक्सप्लेन करो कि स्टूडेंट्स पेयर्स में काम करते हैं, पास और कैच के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, साथ में मार्कर्स की ओर मूव करते हैं और फाइनल मार्कर पर नेक्स्ट पेयर को बॉल देते हैं। यही एक्सप्लेनेशन आंसर को कंप्लीट बनाती है। कोऑर्डिनेशन वाले आंसर में एक्शंस का तालमेल दिखाओ। बॉल पास करना, पार्टनर का कैच करना, वापस थ्रो करना और दोनों का नेक्स्ट मार्कर की ओर बढ़ना, ये लिंक्ड एक्शंस हैं। चैप्टर के ब्रॉडर आउटकम में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, बेटर परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस भी शामिल है। एक छोटा राइटिंग चैलेंज, 3 या 4 लाइंस में गेम एक्सप्लेन करो, लेकिन ये कीवर्ड्स जरूर रखो। पेयर्स, सेंटर लाइन के नियरेस्ट मार्कर, पास कैच, रिटर्न थ्रो, नेक्स्ट मार्कर, फाइनल मार्कर और नेक्स्ट पेयर। पहले खुद लिखो। मैं तुरंत मॉडल आंसर नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक्टिव रिकॉल का फायदा तभी है जब तुम एफर्ट लगाओ। अब मॉडल स्ट्रक्चर सुनो। बॉल प्रोग्रेशन गेम में स्टूडेंट्स पेयर्स में बांटे जाते हैं और सेंटर लाइन के नियरेस्ट मार्कर से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट पार्टनर को बॉल पास करता है, पार्टनर कैच करके बॉल वापस थ्रो करता है। सक्सेसफुल कैच एंड पास के बाद दोनों नेक्स्ट मार्कर की ओर बढ़ते हैं। फाइनल मार्कर पर बॉल नेक्स्ट पेयर को दी जाती है। अच्छा, अब चैप्टर को बड़े पिक्चर में जोड़ते हैं। प्लेग्राउंड सेटअप गेम को स्ट्रक्चर देता है, पेयरिंग कोलैबोरेशन शुरू करती है, पासिंग और कैचिंग बॉल हैंडलिंग प्रैक्टिस देते हैं, सक्सेसफुल एक्सचेंज मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, फाइनल मार्कर पर टर्न ट्रांसफर होता है और पूरी एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क तथा वेलबींग को सपोर्ट करती है। हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। लास्ट रिकैप में नंबर्स और सीक्वेंस दोनों साथ रखो। रेक्टेंगल 20 मीटर्स बाय 10 मीटर्स, मार्कर्स रेगुलर इंटरवल्स पर, पेयर्स में स्टूडेंट्स 3 पेयर्स एक्टिव, नियरेस्ट सेंटर लाइन मार्कर से शुरुआत, सक्सेसफुल कैच एंड पास के बाद मूवमेंट और फाइनल मार्कर पर नेक्स्ट पेयर को बॉल। अब फाइनल चैलेंज, अपनी नोटबुक बंद करके 5 बातें बोलो। गेम का पर्पस, प्लेइंग एरिया की मेजरमेंट, स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट, प्ले का एग्जैक्ट सीक्वेंस और सर्कल टाइम का फोकस। फिर एक कॉमन मिस्टेक लिखो जिसे तुम अवॉइड करोगे। अगर किसी आंसर में डाउट हो, उसे एडजी के रिवीजन चैलेंज की तरह खुद से दोबारा सॉल्व करना। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द बॉल प्रोग्रेशन गेम केवल बॉल को आगे पीछे पास करने का खेल नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और बॉल हैंडलिंग को प्रैक्टिस कराता है। कॉमन मिस्टेक याद रखो, कैच और पास के सक्सेसफुल एक्सचेंज के बाद ही दोनों नेक्स्ट मार्कर की ओर बढ़ते हैं और फाइनल मार्कर पर बॉल नेक्स्ट पेयर को दी जाती है। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप है, सेटअप और प्ले सीक्वेंस अपने वर्ड्स में लिखो, फिर सर्कल टाइम में मसल अवेयरनेस का पर्स एक्सप्लेन करो। एडजी के साथ ऐसे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते रहो। सुनने के लिए धन्यवाद और अपनी लर्निंग को प्रैक्टिस से मजबूत बनाते रहो।